वहीं नवनीत राणा के बीजेपी में शामिल होने पर महाराष्ट्र के बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने पार्टी के मजबूत होने की बात कही। मोदी जी ने किए हुए सारे संसद में कायदे को उन्होंने मंजूरी दी और देश भर वो घूमती, जब नवनीत राणा देश भर की बात घूमते थे तब भी उन्होंने मोदी जी का विकास का जो संकल्प है वो जनता तक लेके जाने का प्रयास किया है। मुझे लगता है कि आज उनका पार्टी प्रवेश भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देगा। हमारे पश्चिम विदर्भ में हमको एक अच्छी नेता मिली है और उनका नेतृत्व ऐसा है कि सभी लोगों को साथ में लेकर, पुराने नए लोगों को साथ में लेकर वो काम करेगी। और बीजेपी में शामिल होने से पहले निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को बीजेपी ने लोकसभा चुनावों के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है और उन्हें महाराष्ट्र के अमरावती से टिकट दिया है, जहां से नवनीत राणा मौजूदा सांसद हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, नवनीत राणा बीजेपी की उम्मीदवार बन चुकी हैं क्योंकि उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। मौजूदा सांसद वो अमरावती से हैं। ये निर्दलीय चुनाव वो जीती थी, लेकिन अब बीजेपी ने उनको उम्मीदवार अपना घोषित कर दिया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर नवनीत राणा कौन है, जिनके बीजेपी में शामिल होने से पहले ही पार्टी ने उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बना लिया। महाराष्ट्र की अमरावती सीट से मौजूदा सांसद हैं। ग्राफिकली हम समझाने की कोशिश करते हैं। ये नवनीत राणा है, महाराष्ट्र की अमरावती सीट से मौजूदा सांसद हैं। 2022 में मुंबई पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार भी किया था। आपको याद होगा वो विवाद, हनुमान चालीसा पाठ पढ़ने को लेकर एक विवाद हुआ था, जिसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई थी। नवनीत राणा पर राजद्रोह का आरोप भी लगा था। 2014 में पहली बार लोकसभा चुनाव इन्होंने लड़ा था। 2014 में एनसीपी से टिकट पर इन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गई थी। और लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने 7वीं लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 2 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है, जिसमें महाराष्ट्र की अमरावती सीट से बीजेपी ने नवनीत राणा को अपना उम्मीदवार बनाया है। नवनीत राणा इसी सीट से मौजूदा सांसद भी हैं। वहीं कर्नाटक की चित्रदुर्ग सीट से बीजेपी ने गोविंद करजोल को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। बीजेपी ने जिन 2 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है वे सुरक्षित सीटें हैं। और इस बीच आपको बता दें, बीजेपी ने 13 राज्यों के लिए चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी की लिस्ट भी जारी कर दी है। इस लिस्ट में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के लिए विधायक संजीव चौरसिया, रमेश विधूड़ी और संजय भाटिया को सह प्रभारी बनाया है। इस लिस्ट में बीजेपी ने सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा को महाराष्ट्र का चुनाव प्रभारी बनाया है। साथ ही निर्मल कुमार सुराना और जयभान सिंह पवैया को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। दिल्ली की जिम्मेदारी ओपी धनखड़ को सौंपी गई है, जबकि अलका गुर्जर को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के लिए विधायक नितिन नवीन को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के चुनावों के लिए नामांकन के आखिरी दिन समाजवादी पार्टी में जमकर भागम भाग हुई। 2 सीटों पर तो हाल ऐसा रहा कि समाजवादी पार्टी के एक नहीं बल्कि 5 नेताओं ने नामांकन दाखिल करने पहुंच गए। रामपुर में तो समाजवादी पार्टी को और भी वजीयत झेलनी पड़ी। वहां रामपुर सीट से समाजवादी पार्टी के 3 नेताओं ने नामांकन भर दिया। सुबह खबर आई कि इस सीट से समाजवादी पार्टी ने मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी को उम्मीदवार बनाया। उन्होंने नामांकन भी दाखिल कर दिया। लेकिन शाम होते होते समाजवादी पार्टी के 2 और नेताओं ने रामपुर से नामांकन दाखिल कर दिया। आजम खान के करीबी अब्दुल सलाम तो दौड़ते हुए नामांकन दाखिल करने पहुंच गए, क्योंकि वो आखिरी वक्त पर गए और हांफते हुए कलेक्टर के दफ्तर में दाखिल हुए। इससे पहले आजम के एक और करीबी आसिम रजा ने भी पर्चा भरा। यानी रामपुर में समाजवादी पार्टी के 3 नेताओं ने नामांकन दाखिल कर दिया, जबकि समाजवादी पार्टी ने मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी के नाम का औपचारिक ऐलान किया था। और इसी वजह से रामपुर में सियासी पारा चढ़ गया, क्योंकि खबर है कि जेल में बंद आजम खान रामपुर में अपने करीबी को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। और ये फैसला उन्होंने इसलिए लिया क्योंकि अखिलेश ने उनकी बात नहीं मानी थी। सूत्रों ने बताया कि आजम चाहते थे कि अखिलेश रामपुर से चुनाव लड़ें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इसी के बाद रामपुर में खींचतान शुरू हो गई और उत्तर प्रदेश की इस हॉट सीट पर समाजवादी पार्टी के नेता नामांकन के लिए दौड़ लगाते दिखे थे। रामपुर में आजम खान का दबदबा माना जाता है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के रामपुर में नवाब खानदान के लोगों की तूती बोलती थी, लेकिन आजम खान का नवाब खानदान से हमेशा 36 का आंकड़ा रहा। उन्होंने जब राजनीति की शुरुआत की थी तब रामपुर की सियासत में नवाब खानदान का दबदबा था। लेकिन आजम खान ने नवाब खानदान के दबदबे वाले रामपुर में अपनी अलग पहचान बनाई।
या यूं कहें कि आजम खान रामपुर में नवाब खानदान का विकल्प बन गए और धीरे धीरे रामपुर में नवाब खानदान की सियासत का अंत हो गया, क्योंकि आजम खान रामपुर के आम लोगों की आवाज बन गए थे। और इसमें उनका सुन्नी समुदाय से होना बड़ी वजह बन गया था, क्योंकि रामपुर का नवाब खानदान शिया समुदाय का था और रामपुर में रहने वाले आम लोगों में सुन्नी समुदाय के लोग ज्यादा थे। और आजम खान भी सुन्नी समुदाय से ही आते थे। माना जाता है कि आजम खान को अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में इस बात का बहुत फायदा हुआ था। और 1977 में विधानसभा का चुनाव हारने वाले आजम खान की रामपुर में तूती बोलने लगी थी। आजम खान ने उत्तर प्रदेश के रामपुर में अपनी पैठ बना ली थी। मामूली खानदान से आने वाले आजम खान वहां निचले तबके और मजदूरों की आवाज बन गए थे। अपना पहला चुनाव लड़ने से पहले आपातकाल में वो जेल भी गए थे और जेल से निकलते ही उन्होंने सियासत में अपना पहला कदम रखा था। लेकिन वो एक गरीब परिवार से आते थे और उनके पिता एक टाइपिंग सेंटर चलाते थे और यही उनकी आय का एकमात्र जरिया था। यानी आजम खान के पास संसाधनों की कमी थी। और कहते हैं कि संसाधनों की कमी ही 1977 के विधानसभा चुनावों में आजम खान की हार की वजह बनी थी। लेकिन चुनाव में हारने के बावजूद आजम खान ने हार नहीं मानी थी और खुद को टाइपिस्ट का बेटा बताकर आम लोगों से खुद को जोड़ा था। तब के पत्रकार बताते हैं कि आजम खान ने पत्रकार और शायर मौलाना मोहम्मद अली जौहर को अपना गुरु बनाया था। मौलाना मोहम्मद अली जौहर अंग्रेजों का विरोध करते थे, क्योंकि आजादी से पहले रामपुर का नवाब खानदान अंग्रेजों का करीबी माना जाता था। रामपुर के नवाब यूसुफ अली ने तो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ भी दिया था। और लोकसभा चुनाव से पहले महाविकास आघाड़ी पर संकट के बादल नजर आ रहे हैं। उद्धव गुट के लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने के बाद से शरद पवार उनसे नाखुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि महाविकास आघाड़ी के बीच अब तक सीट बंटवारा नहीं हो पाया है और उद्धव ठाकरे ने एमपी में बिना सीट बंटवारे के ही अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। सूत्रों के मुताबिक एनसीपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में शरद पवार ने इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि उद्धव गुट को गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए और बिना एक दूसरे से बातचीत किए उद्धव गुट को इस तरह सीटों का ऐलान नहीं करना चाहिए था। साथ ही उन्होंने कहा कि एनसीपी गठबंधन धर्म का पालन करेगी और लिस्ट जारी करने से पहले साथी दलों को इसकी जानकारी देगी। वहीं शरद पवार ने पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में उद्धव ठाकरे के उम्मीदवारों की पहले लिस्ट जारी करने का मुद्दा तो उठाया ही, साथ ही एनसीपी की उन सीटों पर भी चर्चा की जिन पर शरद पवार गुट चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। जानकारी के मुताबिक शरद पवार की बैठक में महाराष्ट्र की 10 सीटों पर चर्चा हुई है। तो देखिए, महाविकास आघाड़ी में अभी भी सीटों के बंटवारे को लेकर पेच तो फंसा हुआ ही है। ऐसे में अब जो है विरोध के सुर भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। शरद गुट का महाराष्ट्र की सीटों पर लगातार मंथन जारी है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है हम बातचीत करेंगे, उसके बाद ही उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे, लेकिन यहाँ पर उद्धव गुट की तरफ से पहले ही उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है।